हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो यूज ऑफ एम्पियर्स लॉ है। मतलब अपन एम्पियर लॉ का यूज करते हुए अपन मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है वो है कोई इन्फिनिटी लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। कोई एक इन्फिनिटी है वो लेंथ का कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। उसके कारण अपन क्या कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के। ठीक है, इसके कारण अपन ज्ञात करें। अब आप भी जानते हो, जब आपको जैसे उसमें अपन ने गाउस में ज्ञात किया ना, अनंत रेखीय लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर किसके के कारण क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का। तो सबसे पहले तो कर लिया अपन कि माना किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई तार ले लिया अपने अनंत लंबाई का जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है, I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, पर कोई बिंदु P है जहां पर बिंदु P है, जहां पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। ठीक है, अब अपन ने कोई इन्फिनिटी लेंथ का कोई वायर ले लिया, करंट के कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट की वैल्यू क्या मान ली, I मान ली। देखो जैसे अपन डायग्राम दे, I धारा है और ये कोई अनंत लंबाई का अपन ने कोई चालक तार दर्शा दिया जिसमें करंट फ्लो क्या हो रही है, I। ठीक है, इससे अपन कोई स्मॉल r दूरी पर बिंदु क्या ले लिया, P, जहां पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की। अब आप भी जानते हो कि यहाँ पर यूज किसका करना है, एम्पियर नियम का। एम्पियर नियम के लिए सबसे पहले क्या करें, अपन बंद पास की कल्पना। तो अपने सबसे पहले स्मॉल r त्रिज्या के एक वर्ताकार पास ले लिया, बंद पास बना लिया। ठीक है, इस बंद पास का ये तो एम्पियर लॉ का फर्स्ट काम तो ये है ना कि आप एक बंद पास की कल्पना करो। तो अपन ने बंद पास ले लिया और इसके कारण अपन देखा इसके भाई बिंदु P है राइट साइड में माना, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो क्या आएगा भाई, अगर आप रूल से निकालो तो क्या आएगा, तल के भीतर। और अगर ये बिंदु P अपन इधर लेते तो क्या आता, तल के बाहर आ जाता। अब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप राइट साइड में ले, आप लेफ्ट में ले लें, किधर ही ले लें। तो r दूरी का अपन एक बंद पास काम में लिया। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखो डेरिवेशन के अंदर थ्योरी का भी एक अपना महत्व होता है। सर्वप्रथम हम एम्पियर नियमानुसार स्मॉल r त्रिज्या, एम्पियर नियमानुसार स्मॉल r त्रिज्या का वर्ताकार, स्मॉल r त्रिज्या का वर्ताकार बंद पास खींचते हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि अपन एक क्लोज लूप ले लेते हैं, वर्ताकार का है, सर्कुलर शेप का है, और उसकी त्रिज्या भी क्या मान ली, स्मॉल r का बंद पास खींचते हैं। तथा बिंदु P पर तथा बिंदु P पर
तथा बिंदु P पर एक dl, बिंदु P पर एक dl लंबाई, ठीक है, क्या ले रहे हैं, dl लंबाई के अल्पांश की कल्पना करते हैं, के अल्पांश की कल्पना करते हैं, अल्पांश की कल्पना करते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, ये चीज है, ठीक है। तो एम्पियर लॉ के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल r रेडियस का एक क्या अपन सर्कुलर बंद पास ले लेंगे और बिंदु P है उसके ऊपर अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक अल्पांश भी लेना पड़ेगा dl, ठीक। अब देखो कि ये दोनों ले लिए, तो अब एम्पियर लॉ लगाए, तो एम्पियर लॉ लगाने से पहले अपने को क्या है कि अपने को जानते हैं एम्पियर लॉ में क्या था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो बी और डीएल के मध्य का थीटा भी कैलकुलेट, तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये भी अपन कहते हैं कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा अल्पांश डीएल वेक्टर के मध्य, अल्पांश डीएल वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों समदिश हैं, है ना। तो दोनों समदिश होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री, समदिश है, ठीक है। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। अब देखो अपन एम्पियर लॉ लगा दें, तो अपन गए एम्पियर नियम से, तो एम्पियर नियम अपन अप्लाई कर दें, तो एम्पियर नियम से तो क्या होगा, रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई, ये एम्पियर लॉ अपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। अपन बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कारण बी वेक्टर व डीएल वेक्टर समदिश हैं, दोनों क्या है, समदिश हैं, इस कारण क्या है कि 0 डिग्री आएगा, ठीक है। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बराबर 1, तो हमारे पास क्या है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो बी डी एल ही बच गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेखीय समाकलन बी डी एल, रेखीय समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई आ गया, ठीक है। अब इसमें परिबद्ध टोटल करंट को क्या ले लें, टोटल करंट क्या होगी, टोटल करंट भी क्या आएगी, आई, तो अपन कह सकते हैं सम ऑफ आई इज इक्वल टू परिबद्ध करंट क्या मान ली, आई, इसके अंदर परिबद्ध धारा क्या मान ली, आई, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो अब अपने पास बच गया बी रेखीय समाकलन डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, और आपको पता है रेखीय समाकलन dl इज इक्वल टू आएगा 2 पाई r, कौन होगा, परिधि, भाई किसका पार्ट लिया आपने, भाई अल्पांश dl किसका था, परिधि का ही तो था, तो टोटल का अगर समाकलन मतलब सबको जोड़ोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये परिधि के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा b इंटू 2 पाई r, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है। तो b इज इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई आ गया। अब क्या करना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, बी बराबर 2 पाई आर को किस में भेज देंगे, डिवाइड में, है कि नहीं है। क्षेत्र क्या बन गया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब आप इसको और चेंज करना चाहो तो और चेंज भी कर सकते हो, ये भी अपना एक आंसर है, और अगर आप इसको और चेंज करना चाहो तो और चेंज क्या हो सकता है कि आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 से डिवाइड 2 से ही मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट 2 आई अपॉन 4 पाई आर। ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको नेसेसरी हो, कोई आवश्यकता, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और कि अभी अपने बताया कि हम जानते हैं भाई, अपन ने आपको उसमें मैंने बताया था एम्पियर लॉ वाले के अंदर क्या कि B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट H,
बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू नोट एच, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो उनके ऊपर ऐड है, तो बी की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर है बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच होता है, ठीक है। अतः यदि हम तुलना करें कि इस फॉर्मूले को लेकर तुलना करें तो देखो क्या है, b बराबर आपके पास क्या है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, पहली बात। और दूसरा क्या है, b बराबर म्यू नोट h। तो यहां से अगर अपन तुलना करें तो h इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, h इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 अपॉन 2 पाई आर, क्या आना चाहिए, 1 अपॉन 2 पाई आर। देखो आई अपॉन ये 2 पाई आर आएगा। भाई देखो यहाँ पर क्या है, b बराबर म्यू नोट एच, तो इसमें है तो म्यू नोट तो अपने एच की जगह पर क्या आ गया, अर्थात h इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई अपॉन 2 पाई आर। ये वैसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि अगर आप तुलना करो तो ऐसा आ सकता है। तो अपने अनंत लंबाई के धारा रेखीय चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू प्राप्त हो गई, पहली बात। ये तो मैंने आपको 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 4 की टर्म में लिखा दिया, म्यू नोट 2i अपॉन 4 पाई आर भी हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई अपने कोस्टेंट होता है 10⁻⁻⁷ याद हो तो, जिसके अंदर बताया था बायो सावर्ट। तो उस कंडीशन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो ठीक है। तो अपने को क्या क्या मिला, फर्स्ट है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फर्स्ट बात, ठीक है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। एक चीज तो हमें ये प्राप्त हुई। सेकेंडरी आर के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, तो अपन लिख सकते हैं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, होता है। अगर आप ग्राफ खींच के देखना चाहो तो आप ग्राफ देख सकते हो, बी और आई में खींचो आप, ये लो, इधर मान लो इस पर ले लिया अपन ने आई और इधर क्या ले लिया बी। अगर आप बी और आई में खींचोगे तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और बी और आर में खींचोगे क्या आएगा, ग्राफ आएगा एकदम डाउन टू अर्थ आएगा। बी ले लिया और इधर क्या ले लिया, आर ले लिया, तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर वही चीज है बी और 1/r में खींचना मिल जाए आपको, भाई कई बार क्या होता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए कहते हैं बी और 1/r में खींचो, तो वो वापस क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये अपना था एम्पियर लॉ की सहायता से अनंत लंबाई के किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। करना कुछ नहीं था, आपको एक छोटा सा काम है। क्या, सबसे पहले आपको एक जिस बिंदु पर आप ज्ञात करें उस बिंदु तक अपने स्मॉल आर रेडियस का एक क्लोज लूप ले लिया, एम्पियर पास ले लिया, ठीक है। फिर अपने क्या हुआ, उस पर एम्पियर नियम लगा दिया। एम्पियर नियम लगा दिया तो क्या हुआ कि रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल म्यू नॉट सम ऑफ आई। अब इसमें प्रवाहित धारा तो अपने आई मानी हुई है, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, आई। बी चुंबकीय, इन दोनों के बीच का कोण की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और आपकी जो अल्पांश लिया है उन दोनों क्या है, समदिश है। अब इससे रिजल्ट क्या आया, इसमें अपने को कोई मतलब बहुत इजी है। आपके बायो सावर्ट में तो ज्यादा जोर आता है, इसमें तो बहुत इजी है, ठीक है। अपन रख दिया। अब आप भी जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र तो बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका होगा, डीएल का। और डीएल का समाकलन कैसा होगा कि अल्पांश किसका लिया है, एम्पियर पास का, और एम्पियर पास किस टाइप का है, वर्ताकार। तो टोटल लंबाई किसके इक्वल होगी, उसकी परिधि के, तो अपने 2 पाई आर रख दिया, ठीक है, रख दिया। ये आपका आंसर आ गया।
वैसे इतना अक्स है, यहाँ से क्लियर है चुंबकीय क्षेत्र आई पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और इस पर आर पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो अपने इससे पहले वाली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बिल्कुल आपके पढ़ाए हुए उसी पोर्शन में से था, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो। मैंने पूछा था आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध होना चाहिए, तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध होना चाहिए अनंत, मैंने बताया हुआ है मेरा, और आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आज का क्वेश्चन है वो है कि गलती से एक आदर्श वोल्टमीटर, आज का क्वेश्चन है गलती से एक आदर्श वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगाने की बजाय परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा दिया। आपने क्या किया कि पैरेलल जोड़ना होता है, आपको पता है हमेशा क्या होता है कि वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल की जगह आप क्या कर रहे हो, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, फर्स्ट अधिकतम विक्षेप देगा, सेकंड नष्ट हो जाएगा, थर्ड सूक्ष्म विक्षेप देगा, फोर्थ का विक्षेप उस विक्षेप के बराबर ही रहेगा, मतलब कोई विक्षेप में कोई फर्क नहीं आएगा। चारों में जो भी आंसर राइट हो उसको आप कमेंट के रूप में बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।